आप सभी का सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 8th और क्लास 10th जिनके चैप्टर का जो टाइटल है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके विषय में करेंगे। और इसमें जो आज हम करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसमें हम जो मेन करेंगे वो रहेगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद एसिड एंड बेस। मतलब धातुओं और अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्लों और क्षारों के साथ वे किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है कि हमारे जो रासायनिक गुण होते हैं वो होते क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दीज प्रॉपर्टीज are the properties which can be measured or observed only when the matter undergoes a change to become an entirely different kind of the matter। कि जब कोई पदार्थ एक से दूसरी अवस्था में बदलता है, उसमें परिवर्तन होता है, तो उस समय जो भी उसका गुण होते हैं, कौन से गुणों में परिवर्तन होगा, वे सभी के सभी हमारे रासायनिक गुणों में आते हैं। अब इसमें मेन क्या रहेगा कि वो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्टिविटी कैसे है, फ्लेमेबिलिटी मतलब वो कैसे उनको आग लगती है या ज्वलन की प्रक्रिया में करते हैं, या वो किस प्रकार से उनका संक्षारण होता है इत्यादि। तो ये हमारे पास होंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की कुछ उदाहरण। अब यहाँ पे इसको करने से पहले अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनके इलेक्ट्रॉन्स के बेस में समझें कि जो भी मेटल्स होंगे, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आप लोग 9th क्लास में करते हो कि कैसे उनके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा कि जो मेटल्स होंगे उनके लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगी वो या तो 1 रहेगी या 2 रहेगी या वो 3 हो सकती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लिथियम की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जिनके लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल्स होंगे। लेकिन इसमें याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन तो हमारा हाइड्रोजन में भी है तो वो मेटल्स में नहीं आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे हीलियम में भी हैं तो वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जिनके लास्ट कक्ष में 1, 2 या 3 होंगे वो मेटल्स होंगे। इसी प्रकार नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके लास्ट के अंदर 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ कि सोडियम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन था तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है, क्लोरीन को। क्लोरीन के पास 7 है तो इसका मतलब ये अधातु नॉन मेटल है। इसके पास लास्ट में 1 है इसलिए मेटल रहेगा। तो जब इसने डोनेट कर दिया इसके बाद क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के पास कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्या रहेगा हमारा मेटल का कि मेटल ये घन आयन बनाते हैं, दे मेक अ पॉजिटिव चार्ज आयन्स, और जो हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे दे मेक अ नेगेटिव आयन्स, ऋणायन। तो हमारे पे जो अधातु है वो ऋणायन बनाती हैं और जो धातु है वो घनायन बनाते हैं। और इसी के साथ हम बोलेंगे कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा ताकि स्टेबिलिटी हो जाए। और दूसरी भाषा में अगर हम आपको याद हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, मेटल्स अंडरगो द ऑक्सीडेशन का उपचयन होता है, दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपचयित कारक होते हैं। खुद अगर ऑक्सीडेशन होगी तो किसी और को ये रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे। और नॉन मेटल से उल्टा है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इनकी रिडक्शन होती है और दे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब हमने धातुओं की अभिक्रिया करनी तो उससे पहले हमने रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम पहले भी कहीं ना कहीं किया हुआ है कि जब हम धातुओं को या उन तत्वों को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता, उनकी रिएक्टिविटीज के बेस पे अरेंज करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अब पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ये लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जितने भी हम टॉपिक करेंगे वो कहीं ना कहीं ये सभी जगह ये काम आएगी। अब सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करनी है
दे मेक ऑक्साइड्स एंड दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब जब ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये बेस बनाती हैं। और जब ये बेस बनाएंगी तो हमें कैसे पता लगेगा बेस है? तो लिटमस विलेन के पास तो ये क्या करेंगी, जो हमारा क्षारीय है ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देंगी। अब यहाँ एक उदाहरण दिया मैग्नीशियम का। अब ये मैग्नीशियम रिबन जब इसको बर्न करेंगे तो ये ब्रिलियंट लाइट, व्हाइट लाइट, जैसे आप फुलझड़ी की लाइट होती है उस ढंग से प्रकाश देता है। और ये जो पाउडर बनेगा जब इसको हम रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास इसका है। देन ये हमारी बुक में है कि यहाँ से जो पाउडर निकलेगा अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे पानी के साथ तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब ये आपके पास कॉपर की है, तो कॉपर को अगर हमने हवा में रख दिया तो इसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। तो इसका ये हमारा फॉर्मूला रहेगा कि कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग है ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, CuOH2 एंड CuCO3। देन अब इसी तरह से अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल क्या करेगा, ये जो ऑक्साइड बनाएंगे वो ऑक्साइड एसिडिक्स होते हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक हैं। अब एसिड ऑक्साइड्स को अगेन हम लिटमस से करेंगे, क्योंकि एसिड्स हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेंगे, जो ब्लू टू रेड, नीले को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देंगे। ये हमारे पास 8th क्लास का है कि हमने सल्फर पाउडर लिया इस कैप के अंदर, जब इसको बर्न किया यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस में हमने पानी डाल दिया तो ये हमारे पास सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। और इस सल्फ्यूरस अम्ल को हमने किससे करना है, टेस्ट पेपर से, क्योंकि एसिड है तो एसिड जब भी होगा ये नीले को लाल में परिवर्तित कर देगा। तो ये हमारे पास होगा। तो डिफरेंस क्या आ गया, मेटल्स के ऑक्साइड्स क्षारीय होंगे, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स अम्लीय होंगे। और अब इसी तरह नॉन मेटल्स में क्वेश्चन आता है कि कौन सी अधातु ऐसी है जिसको हम पानी में रखते हैं, वो रहेगा हमारे पास फास्फोरस। और इसी तरह हमारे पास 10th में क्वेश्चन है कि सोडियम को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि इतना अभिक्रियाशील है वो कि वो हवा में अपने आप ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा या मॉइस्चर के साथ अभिक्रिया करेगा, तो कई बार वो आग भी पकड़ लेता है। इसलिए हम सोडियम को मिट्टी के तेल में केरोसिन में रखते हैं और फास्फोरस जो कि अधातु इसको हम पानी में रखते हैं। अब ये रिएक्टिविटी से देखिए अब दोबारा काम आएगी। अब यहाँ पर अब जब हमने जल के साथ अभिक्रिया करनी है, अब ये हमारे पास एक बनेगा मेटल, जब वाटर से रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब क्या सारे के सारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या कुछ और भी बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कैसे बनाएंगे, कौन ऑक्साइड बनाएगा, कौन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इसको हम करेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन उससे पहले जो नॉन मेटल्स हैं वो पानी के साथ, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब चलिए देखते हैं कि कौन कैसे कैसे अभिक्रिया करता है। अब ये ऊपर के जो हैं ये अधिक अभिक्रियाशील हैं, इनको आपने ठंडे पानी में डालना है तो इन्होंने हाइड्रोक्साइड बना देना है ठंडे पानी में और हाइड्रोक्साइड्स। देन अब ये जो से नीचे हैं यहाँ पे मतलब एल्यूमिनियम से लेके लेड तक, तो हम एल्यूमिनियम से लेके लेड तक इसको जो हम गर्म करेंगे तो इन्होंने ऑक्साइड्स बनाने हैं। अब एक चीज ख्याल रखिए, ऊपर वाले पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड वार्म वाटर के साथ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। ये इनका फर्क रहेगा। अभी रिएक्टिविटी से अगर हमें पता होगा कि जितना हम नीचे आएंगे हाइड्रोजन इससे नीचे ये कम अभिक्रियाशील है, इसे रिएक्ट करेंगे नहीं, चाहे पानी गर्म दे दो चाहे आप ठंडा दे दो। इसलिए चांदी है, तांबा है, ये इजीली अकेले पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। देन अब ये आपके पास है, अब यहाँ लिक्विड दिया हुआ है, ठंडे पानी के साथ हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे। उसी तरह ये पोटाशियम का दिया है, पोटाशियम प्लस वाटर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देन अब इसके बाद अगर हमें स्टीम करनी है, हमें गर्म से करना है, तो हम ये हमारे पास वाटर के लिए कॉटन लिया, उसको गीला किया हुआ है और यहाँ मेटल का सैंपल लिया, तो यहाँ से स्टीम जाएगी
और हाइड्रोजन जो गैस बनेगी हम बबल्स कर से यहाँ पे इसको कलेक्ट कर सकते हैं। देन अब इसके बाद कैल्शियम, अब इसमें देखिए कैल्शियम तीसरे नंबर पे, ये भी ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोक्साइड्स बना रहा है। अब जब नीचे को आ रहे हैं तो क्या करेंगे, ये गर्म पानी के साथ। अब यहाँ देखिए जी लग गया, जी स्टैंड फॉर गैस, और इन्होंने ऊपर हाइड्रोक्साइड्स था और नीचे क्या बन गया, ऑक्साइड्स। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस है कि अप टू कैल्शियम और मैग्नीशियम दे मेक अ हाइड्रोक्साइड्स और उसके बाद दे मेक अ ऑक्साइड्स। ये आपके पास 10th का एक क्वेश्चन है कि जो आयरन को स्टीम के साथ, स्टीम का मतलब गैसियस फॉर्म में क्या प्रोडक्ट बनता है, ये Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। अब इससे नीचे ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। देन अब जब एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स वाले हमें सभी को पता है कि मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स दे मेक अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और लवण बनाएंगे। अब जितनी भी है, अगेन वही, जितने ऊपर वाले हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत तेज होती है। तो जैसे ही इवन डाइल्यूट में अगर आप इनको तनु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करेंगे तो इनकी रिएक्शंस बहुत तेज होती है। इसका मतलब हम प्रयोगशाला में इनका आसानी से उपयोग हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए नहीं कर सकते। अब जहां अभिक्रियाशील कम है, जहां रिएक्टिविटी कम है, अब जिंक, यूजली हम लैब में जिंक का यूज करते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, जो हाइड्रोजन में निकलेगा वो हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो HCl है तो क्लोराइड का लवण बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट का लवण बन गया। अब यहाँ पर जो कॉपर की अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात, जो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी होंगे ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब यहाँ पे तांबे की बात करते हैं तो अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो कोई इसमें यहाँ पर बोला है कि अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन यही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। जब हम इसकी बात करेंगे कॉपर की तो इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मतलब अम्ल में कुछ ना कुछ यहाँ पे अंतर होगा। देन जो हमारे पास अधातुएं हैं वो अधिकतर अभिक्रिया नहीं करती अम्लों के साथ, लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अब बात ये उठती है कि अगर मान लो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया या नाइट्रिक अम्ल ले लिया तो क्या सभी से हाइड्रोजन गैस बनेगी? तो आंसर ये है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ कभी भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं की जा सकती। ये क्वेश्चन है कि क्या कर सकते हैं, तो आंसर है कि हाइड्रोजन गैस उससे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, फटाफट ऑक्सीजन दे देगा। जब ये ऑक्सीजन देगा तो जो भी हाइड्रोजन बनेगा वो हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू द वाटर। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम नाइट्रिक एसिड को यूज कर सकते हैं, तो हम नाइट्रिक एसिड्स को अम्लों धातुओं के साथ, जो मेटल्स के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि क्या बना देंगे, दे विल मेक अ वाटर। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो वहां पे हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये हमारे पास एक एक्वा रिजिया, इसमें क्या रहता है कि हमारे पास 3:1 3 पार्ट हमारे पास कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग हमारे पास नाइट्रिक अम्ल रहता है। तो ये ऐसा हमारे पास रॉयल जल है, रॉयल वाटर है, जितने भी हमारे पास रॉयल मेटल्स हैं, मतलब जो अमीरों वाले धातुएं हैं, लाइक चांदी, सोना, प्लैटिनम, इन सबको ये घोल लेता है। और ये शायद एक क्वेश्चन 8वीं क्लास में भी है कि उन्होंने ज्वेलरी दी तो ज्वेलरी का भार कम क्यों हो गया, क्योंकि एक्वा रिजिया में डाला होगा और एक्वा रिजिया ने क्या किया, उसको जो मेटल्स को उसको डिसॉल्व कर दिया। तो एक्वा रिजिया एक ऐसा एसिड का मिश्रण है जिसमें अगर हम कोई भी मेटल डालें, कोई भी मेटल जो अभिक्रिया नहीं करता, उसको भी ये आसानी से डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए इसका नाम भी रॉयल जल रखा गया है। और जब हम बात करते हैं कि मेटल्स की द बेस, धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, अब सभी के सभी मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाएंगे,
लेकिन बेस के साथ सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब जैसे हम बात करते हैं उभयधर्मी, सिर्फ वही अभिक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है जिंक का, एल्यूमिनियम का, ये रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, जिंक कर सकता है, टिन कर सकता है, लेड कर सकता है, लेकिन सभी धातुएं क्षारों के साथ मिलकर अभिक्रिया नहीं करती। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे टोटल आज की इस वीडियो में हमने क्या किया कि मेटल और नॉन मेटल्स में आपस में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने उसमें पढ़ा था कि मेटल्स में 1, 2 या 3 होंगे, और जो नॉन मेटल्स हो गया उसके लास्ट में 4, 5, 6, 7 होंगे। ठीक है। और दूसरी बात की कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं तो वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं तो वो नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। ठीक है। फिर हमने रिएक्शन की मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि हमारे पास बेसिक हैं, क्षारीय हैं। और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो वो जो ऑक्साइड्स बनाएंगी वो अम्लीय होंगी, एसिडिक्स होंगी। फिर हमने रिएक्ट किया मेटल्स के साथ वाटर की, तो हमने वहाँ पर किया कि सभी मेटल्स एक जैसे रिएक्ट नहीं करते, कई ठंडे पानी से करते हैं, कई गर्म पानी से करते हैं, और नॉन मेटल्स यूजली रिएक्ट नहीं करते। फिर हमने एसिड से किया कि हाइड्रोजन और सॉल्ट बनता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड से वो हाइड्रोजन नहीं बनाता। और यूजली अगर हम बेस की बात करें तो सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाले लाइक एल्यूमिनियम और जिंक वो रिएक्ट करते हैं। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।